प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा। फोटोसिंथेसिस में आवश्यक रॉ मटेरियल्स तथा उसके उत्पाद पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आज हम उन्हीं एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि मानव सहित सभी जीव अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं और वे पौधे, विशेषकर हरे पौधे, अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। यह जो भोजन निर्माण की उनकी प्रक्रिया है, इसी को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब भोजन निर्माण की इस प्रक्रिया में कुछ रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश तथा पत्तियों में कुछ पिगमेंट्स होने चाहिए, वर्णक होने चाहिए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्लोरोफिल होता है। साथ ही साथ इस प्रकाश संश्लेषण की बायोकेमिकल रिएक्शन में दो उत्पाद बनते हैं। एक मेन प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज और दूसरा है ऑक्सीजन, जो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। किंतु दोनों ही पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। अब हम अपनी इन एक्टिविटीज से यह देखने का प्रयास करेंगे या कैसे हम सिद्ध करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है या प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है या प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पाद बनता है वह ग्लूकोज ही होता है। साथ ही साथ कि प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली जो गैस है वह ऑक्सीजन ही है। इसे हम एक्टिविटीज़ के द्वारा कैसे सिद्ध करेंगे, यही चीज़ आज की विषय वस्तु है। तो प्रकाश संश्लेषण से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनका प्रारंभ हम स्टार्च टेस्ट से करते हैं। हम जानते हैं कि पौधे फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, किंतु मैंने पाठ के अध्यापन के समय बताया था कि अतिरिक्त ग्लूकोज जो पौधे बनाते हैं उसे प्लांट के विभिन्न भागों में ग्लूकोज के रूप में स्टोर न करके स्टार्च के रूप में अर्थात मंड के रूप में स्टोर करते हैं। तो हम किसी भी पौधे में विद्यमान स्टार्च का परीक्षण करके यह बता सकते हैं कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई या फिर नहीं हुई, और इससे हमारा जो मेन उत्पाद ग्लूकोज है उसकी भी पुष्टि होगी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो इसके लिए जितने भी आप परीक्षण करेंगे, जितनी भी एक्टिविटीज़ फोटोसिंथेसिस से जुड़ी हुई हैं, सब में स्टार्च टेस्ट करना ही करना है। तो इस लिहाज से हम सबसे पहले देखते हैं कि स्टार्च टेस्ट होता क्या है। स्टार्च टेस्ट में हम जिस भी मटेरियल का स्टार्च टेस्ट करना होता है उस पर हम आयोडीन टिंक्चर डालते हैं। यदि उस मटेरियल में स्टार्च विद्यमान होगा तो उसका कलर ब्लूइश हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा। तब हम कहेंगे कि उस मटेरियल में या उस पदार्थ में स्टार्च विद्यमान है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में चूंकि हमें देखना है कि पत्तियों में स्टार्च का निर्माण हुआ या नहीं हुआ, तो इसके लिए सबसे पहले हम करते क्या हैं
कि जो पत्ती होगी, ग्रीन लीफ होगी, उसको हम पानी में उबालते हैं। फिर उसे हम अल्कोहल में डालते हैं और अल्कोहल को वाटर वॉश करते हैं। वाटर वॉश करने का मतलब है उबलता हुआ पानी लेंगे और उबलते हुए पानी के अंदर जिस टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल रखा है उसको पत्तियों से, उसमें पत्तियां डालकर उसे भी हम खौलते हुए पानी के अंदर डाल देंगे, जिससे अल्कोहल सीधे ज्वाला के संपर्क में ना आए, हीट के संपर्क में ना आए, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्कोहल एक ज्वलनशील पदार्थ है। अगर वह सीधे कांटेक्ट में आएगा तो निश्चित तौर पे आग लगने की संभावना रहेगी या उसके जल जाने की संभावना रहेगी। तो इस चीज को रोकने के लिए हम पत्ती को अल्कोहल में डाल करके उबालने की प्रक्रिया करेंगे, किंतु यह प्रक्रिया, उबालने वाली प्रक्रिया इनडायरेक्ट होगी। बीकर में उबलते हुए पानी के अंदर हम उस टेस्ट ट्यूब को डालेंगे जिसमें हरी पत्ती रखी हुई है अल्कोहल के साथ। इस प्रक्रिया के दौरान देखेंगे कि कुछ देर बाद जो पत्ती है उसका कलर, वह कलरलेस हो जाती है। उसका में जो ग्रीन कलर था वह डिसॉल्व हो जाता है। अब इस पत्ती को हम निकाल कर बाहर रख लेते हैं और इसे ठंडे पानी में डाल करके ठंडा करते हैं। जो पत्ती बची उसे हम पेट्री डिश पर डाल करके फैला लेते हैं। उस पर हम आयोडीन का टिंचर डालते हैं। आयोडीन टिंचर डालने पर यदि उसका रंग नीला हो जाता है, गाढ़ा नीला हो जाता है, तो हम कहेंगे कि उस पत्ती में स्टार्च का निर्माण हुआ है। यदि वह नीला कलर नहीं धारण करता है तो हम कहेंगे कि उसमें स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ है। तो ये जो स्टार्च टेस्ट की प्रक्रिया है, ये जितनी भी एक्टिविटीज होंगी फोटोसिंथेसिस से जुड़ी हुई, सब में इसे किया जाएगा। पहली एक्टिविटी जो आपके कोर्स में है वह है कि फोटोसिंथेसिस में प्रकाश की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस सूर्य के प्रकाश में ही संभव होता है। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे कि सूर्य के प्रकाश में ही फोटोसिंथेसिस होता है, इसे आइए हम देखते हैं। इसके लिए हम पौधा सहित एक गमला लेते हैं। गमले को हम लगभग 2 दिन 48 घंटे के आसपास अंधेरे में रखते हैं। अब पत्ती के कुछ भाग कागज से ढक देते हैं और उसे क्लिप से टैग कर देते हैं। फिर पौधे को हम 6 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं। अब जिस पत्ती को हमने कागज से ढका हुआ था, काले कागज की स्ट्रिप से ढका हुआ था, उसको तोड़ लेते हैं और फिर उस पर स्टार्च टेस्ट करते हैं। स्टार्च टेस्ट करने का मतलब, अब उस पत्ती को तोड़ करके हम अल्कोहल में उबालेंगे जिससे कि वह क्या हो जाए, क्लोरोफिल रहित हो जाए या कलरलेस हो जाए। फिर उसका हम स्टार्च टेस्ट करेंगे, यानी उस रंगहीन पत्ती पर हम आयोडीन टिंचर डालेंगे। तो हम देखते हैं कि उस पत्ती का जो भाग कागज से ढका हुआ था, काले कागज से ढका हुआ था तथा सूर्य के प्रकाश में के संपर्क में नहीं आया था, उसका कलर तो जैसा था वैसा ही रह जाता है। अर्थात उस वहां तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा था, इस वजह से उसमें मंड का निर्माण नहीं हुआ, अर्थात वहां पे स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। किंतु पत्ती का जो खुला हुआ भाग था, उस भाग पर आयोडीन डालने पर वह भाग नीला हो गया। इसका मतलब वहां पे मंड का निर्माण हुआ है, अर्थात वहां ग्लूकोज का निर्माण हुआ होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मंड है क्या, स्टार्च है क्या, ग्लूकोज का ही कंडेंस रूप होता है। तो इससे इंगित होता है कि पत्ती के जिस भाग पर काला टेप लगा हुआ था
अर्थात वहाँ सूर्य प्रकाश नहीं पहुँचा था, वहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हुई, किंतु जहाँ पे पत्ती खुली हुई थी वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज या स्टार्च का निर्माण हुआ। इससे यह पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की आवश्यकता या प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इसे हम इन फिगर्स में देख सकते हैं। प्रकाश की आवश्यकता के लिए एक हम दूसरा प्रयोग कर सकते हैं कि हम 2 गमले लें। पिछले वाले में हमने 1 गमला लिया हुआ था। यदि हम 2 गमलों को ले लें जिसमें पौधे लगे हुए हों, दोनों पौधों को हम 48 घंटे के लिए अंधेरे में रख दें। पौधों को अंधेरे में क्यों रखा जाता है? जिससे पहले से बना जो स्टार्च इन पत्तियों में विद्यमान हो वह 48 घंटे में पौधे उसका उपयोग कर लेंगे और वह स्टार्च वहाँ पे समाप्त हो जाएगा, अर्थात पत्ती जो होगी वो स्टार्च रहित हो जाएगी। अब इन दोनों गमलों को में से हम एक को प्रकाश में रखते हैं और दूसरे को अंधेरे में ही रहने देते हैं, अर्थात 2 गमलों में से एक को हम प्रकाश में रखेंगे और दूसरे को अंधेरे में ही रखते हैं और 4 से 5 घंटे तक उसे हम इस प्रक्रिया में पड़े रहने देते हैं। अब दोनों गमलों से एक एक पत्ती को हम तोड़ लेंगे। पत्ती को तोड़ करके फिर हम उन दोनों अलग अलग गमलों के लिए स्टार्च टेस्ट करेंगे, अर्थात हम पत्ती को तोड़ेंगे, उसे अल्कोहल में डाल के उबालेंगे कि जिससे पत्ती रंगहीन हो जाए। फिर उस पर आयोडीन का घोल डालेंगे। आयोडीन का घोल यदि नीला हो जा रहा है तो वो स्टार्च बन रहा है, और यदि नीला नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा कि वहां पे स्टार्च का निर्माण नहीं होगा। तो यह प्रक्रिया करने पर हम देखते हैं कि जो गमला सूर्य के प्रकाश में रखा था उस पर आयोडीन टिंक्चर डालने पर वह पत्ती नीली रंग की हो गई, अर्थात सूर्य के प्रकाश में रखे हुए पौधे की पत्तियों में स्टार्च का निर्माण हुआ, किंतु जो गमला अंधेरे में रखा हुआ था उसमें स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। तो इससे इंगित होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए निश्चित तौर पे प्रकाश की आवश्यकता होती है। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो इस टेस्ट को हाफ लीफ टेस्ट या मोहल्स हाफ लीफ टेस्ट भी कहते हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, आपकी एनसीईआरटी से में दिया गया है और इस पर आधारित क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। इसमें हम करते क्या हैं कि हरे पौधा युक्त एक गमला लेते हैं और पौधे की एक पत्ती के आधे भाग को हम परखनली या फिर किसी कोनिकल फ्लास्क के अंदर डाल देते हैं। इस कोनिकल फ्लास्क या परखनली में हम थोड़ी सी केवस से भीगी हुई रुई भी डाल देते हैं, यानी जिस परखनली या कोनिकल फ्लास्क में हम पत्ती के आधे भाग को डालते हैं उस आधे परखनली या कोनिकल फ्लास्क के अंदर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भीगी हुई रुई को भी डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि परखनली के मुंह या फिर कोनिकल फ्लास्क के मुंह पर हम ग्रीस लगा करके उसको पैक कर देंगे, जिससे बाहर की वायु कोनिकल फ्लास्क के अंदर तथा अंदर की जो वायु हो वो बाहर ना निकल पाए। इस प्रक्रिया में हम कोनिकल फ्लास्क या परखनली के अंदर KOH को डालते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उस परखनली के अंदर विद्यमान पहले से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसे KOH अवशोषित कर लेगी, जिससे उस परखनली के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अनुपस्थित हो जाए। अब इस व्यवस्था को हम सूर्य के प्रकाश में 5 से 6 घंटे के लिए रखते हैं
तो इस 5 या 6 घंटे के बाद हम उस विशिष्ट पत्ती को तोड़कर अलग कर लेते हैं। विशिष्ट पत्ती का मतलब जिस पत्ती का आधा भाग हमने परखनली या कोनिकल फ्लास्क के अंदर डाला था, उसे हम तोड़ लेंगे और फिर उसके पर हम स्टार्च टेस्ट करेंगे, अर्थात उसे हम अल्कोहल में उबालेंगे, उबालकर रंगहीन करेंगे और रंगहीन करने के बाद हम उस पर आयोडीन टिंक्चर डालेंगे। तो हम देखते हैं कि उस पत्ती का आधा भाग जो परखनली के अंदर था वह तो जिस रंग का यानी रंगहीन था तो रंगहीन ही बना रहता है, किंतु पत्ती का जो भाग परखनली या कोनिकल फ्लास्क के बाहर था वह नीले रंग का हो गया। अब देखिए इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि चूंकि पत्ती के जो बाहर का भाग था वह वायु के संपर्क में था और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होती है और उस बाहरी भाग में चूंकि स्टार्च का निर्माण हुआ, चूंकि कलर उसका स्टार्च टेस्ट में क्या आ गया, नीला आया, तो इसका मतलब वह वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जहां थी वहां पर तो स्टार्च का निर्माण हुआ, किंतु परखनली के अंदर वाला पत्ती का जो भाग था वो रंगहीन था और रंगहीन ही रह गया। इसका मतलब परखनली के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान नहीं थी तो वहां पे स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ, अर्थात फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हुई। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, अर्थात फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक आवश्यक मटेरियल है। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है आपकी बुक में कि परखनली के अंदर हाफ लीफ टेस्ट में परखनली के अंदर KOH से भीगी हुई रुई क्यों रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि चूंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति का परीक्षण करना है कि वह फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से रहित करने के लिए हम उस परखनली या कोनिकल फ्लास्क के अंदर KOH को डाल देते हैं। इससे KOH क्या करता है कि पहले से उस परखनली या कोनिकल फ्लास्क में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है और वह परखनली या कोनिकल फ्लास्क CO2 से रहित हो जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के उस आधे भाग को नहीं मिलता जिस पर हमें स्टार्च टेस्ट करना है। नेक्स्ट आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता है, इसे हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम करते क्या हैं कि क्रोटन या कोलियस की एक चितकबरी पत्ती युक्त गमला लेते हैं। हम जानते हैं कि क्रोटन का जो पौधा है उसकी जो पत्तियां होती हैं वो चितकबरी होती हैं। अब हम करेंगे क्या कि उस चितकबरी पत्ती को लेकर के उसका जो चित्र बनाकर उसका रंगीन तथा रंगहीन प्रदेश को हम इंगित कर लेते हैं एक कागज पर। क्योंकि वो पत्ती क्या है, चितकबरी है, तो उसके चितकबरे पोर्शन जो सफेद पोर्शन हो उसको हम अलग इंगित कर लेंगे और जो कलर युक्त था उसे हम अलग इंगित कर लेंगे। फिर हम करेंगे क्या कि इस गमले को 2 से 3 दिन अंधेरे में रखेंगे। अंधेरे में रखने पर क्या होगा, जिससे उस पत्ती में विद्यमान जो पत्तियां हैं वे स्टार्च रहित हो जाएं, अर्थात उसमें से स्टार्च खत्म हो जाए। फिर गमले को हम क्या करेंगे, तेज धूप में रखेंगे। गमले को जब तेज धूप में रखा जाएगा तो फिर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी और उस पौधे की एक पत्ती को हम 48 घंटे के बाद तोड़कर अल्कोहल में उबालते हैं और उसे रंगहीन बनाते हैं। फिर उस पर हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। अब हमने देखा कि उस चितकबरी पत्ती के जिस भाग का रंग हरा था या जिसमें क्लोरोफिल विद्यमान था
उसका स्टार्च डस्ट करने पर तो उसका रंग नीला हो गया, अर्थात जहाँ पे क्लोरोफिल विद्यमान था वहाँ स्टार्च का निर्माण हुआ, किंतु पत्ती का जो भाग सफ़ेद था अर्थात जो क्लोरोफिल से रहित था वहाँ पर मंड का निर्माण नहीं हुआ। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। एक लास्ट एक्टिविटी जो पूछी जाती है वह है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है, हम इसे कैसे शो करेंगे। तो इसके लिए हम हाइड्रिला के पौधे लेते हैं। चूंकि हाइड्रिला एक जलीय पौधा है, फनल से यानी कीप से को उल्टा कर करके उसके अंदर हम हाइड्रिला के पौधे को रख देंगे। निश्चित तौर पे हाइड्रिला का पौधा फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसमें से कुछ गैस निकलेगी और वह जो गैस निकलती है वो बुलबुले के रूप में पानी में हमको दिखाई देती है। अब इस निकलने वाली गैस को हमें कलेक्ट करना है, तो हम करते क्या हैं कि उस कीप के नुकीले वाले पोर्शन पर हम एक टेस्ट ट्यूब रख देते हैं। तो जो भी गैस वहां से निकलेगी वो टेस्ट ट्यूब के ऊपरी भाग में जाकर के कलेक्ट हो जाएगी। अब हम करेंगे क्या कि इस टेस्ट ट्यूब में जो भरी हुई गैस है उसे हम बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल करके हम उसका परीक्षण करते हैं। इसके परीक्षण के लिए हम करेंगे क्या कि एक सुलगती हुई तीली ले जाएंगे या जलती हुई तीली उस परख नली के मुख पर ले जाएंगे, तो हम देखेंगे कि वह जो जलती हुई तीली थी वो तेज लौ में जलने लगती है। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस की ये प्रॉपर्टी होती है जो किसी सुलगती हुई तीली या जलती हुई तीली के लौ को और तेज कर देती है। तो इस प्रकार हमें यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि फोटोसिंथेसिस में जो निकलने वाली गैस है वो ऑक्सीजन ही होती है। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे 3-4 एक्टिविटीज़ आपके सामने प्रस्तुत किया है। इन एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं यदि आपके मन में आ रहे हों तो उसे आप ज़रूर पूछिएगा, उसका आंसर देने का प्रयास किया जाता है। आज हमारा फोटोसिंथेसिस वाला कंसेप्ट यहीं पे हम इसको समाप्त करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूट्रिशन से जुड़े हुए अन्य कंसेप्ट्स को देखेंगे। थैंक यू।